मुझे फिल्में बहुत पसंद थी, मेरे पापा को फिल्में बहुत पसंद है। मैंने गंगा जमुना कम से कम 25 बार पापा के साथ देखी है। मेरी किस्मत अच्छी है, मेरा पहली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर है। मेरा पहला फिल्म फेस्टिवल कैन फिल्म फेस्टिवल है, जब मुझे पता नहीं था कि कैन होता क्या है। इस तरह मुझे स्लमडॉग मिली और मुझे पता भी नहीं था मुझे एक लाइन का पार्ट जो करना है वो देव पटेल के साथ होगा। मैं वहाँ सेट पे भी गया, डैनी सर को मैं याद था, एंड स्लमडॉग चेंज माई लाइफ। एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरी मम्मी ने बोला कि ये वापस नहीं आएगा, ये किसी हाथ में काबू नहीं आएगा। फगली एक्चुअली होने वाली थी रणदीप सर के साथ। इस दिन में मैं अक्षय सर के साथ काम कर रहा था, तो मुझे फर्स्ट हैंड कॉमेडी सीखने को मिली। सेट पे तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी प्रभु सर को मोर देन गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर बोलने से। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ रजनी दुबे। और आज हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान। उनका इंट्रोडक्शन मैं क्या करूं, वो खुद ही करेंगे। तो चलिए आपको मिलाते हैं अरफी लांबा से, जो एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। अब स्लम डॉग में आपने इनको देखा भी होगा। अगर आपने आंख नहीं झपकी तो आई लव ऑनलाइन स्पीकिंग पार्ट इन स्लमडॉग। जिंदगी वहीं से शुरू हुई थी और फिर एक प्रोडक्शन कंपनी खुली। आई एक्टेड इन फिल्म्स लाइक प्राग, फगली, सिंग इज ब्लिंग, ग्रेजिंग गुड पिक्चर्स जो अक्षय सर और अश्विनी याडी मैम की कंपनी है। आई वाज साइंड विद देम फॉर 3 फिल्म। और उसके बाद एक जर्मन फिल्म की, एंड आई रिसेंटली कंप्लीटेड अ फीचर फिल्म कॉल्ड अवनी, जो अभी फेस्टिवल राउंड स्टार्ट करेगी। एक शॉर्ट फिल्म है जो न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन में थी। और अभी एक और फिल्म अनाउंस हुई है, तो उसके लिए हम शुरू से शुरुआत करेंगे। शुरू से हाँ, चलिए शुरू आपकी से जर्नी के बारे में बात करेंगे। हाँ। मैंने सुना है आपके पापा किसान है, मम्मी हाउसवाइफ, फिर आपने इतना बड़ा सपना कैसे देख लिया और यहाँ तक का सफर कैसा रहा आपका? क्योंकि एक किसान का बेटा एक किसान का बेटा, मदर हाउसवाइफ, केमिकल इंजीनियर भी। हाँ, दोनों बहुत एजुकेटेड हैं। तो उनका मतलब ये जोर था हम लोगों के पे एजुकेशन करो। और आर्ट्स तो मतलब अच्छे से देखते नहीं थे घर में कि आप फिल्मों की तरफ तो मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं। मतलब एक होता है ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं मेरा बचपन से सपना था। मुझे फिल्में बहुत पसंद थी, मेरे पापा को फिल्में बहुत पसंद है। मैंने गंगा जमुना कम से कम 25 बार पापा के साथ देखी है, दिलीप साहब की फिल्म। और वो गाने पुराने तो है इंटरेस्ट पापा मम्मी की तरफ से, पर कभी मन में सोचा नहीं कि मैं एक्टर बनूं या मैं फिल्मों में जाऊं। क्योंकि छोटे से शहर में आप सोचते नहीं हो कि एक्टर बन सकते हो, आपको लगता है बॉम्बे वाले लोग एक्टर बनते हैं। पर जब मैंने इंजीनियरिंग की, मैं थापर कॉलेज में आया पटियाला में, आई वॉज नॉट फिटिंग इन। मेरे जो सारे दोस्त बने वो चंडीगढ़ दिल्ली के बने। एक्चुअली ग्रुप बनता है आपका, तो मेरा ग्रुप लकीली वो बन गया। उन सबको देख के इंग्लिश बोलना सीखा, उनके साथ रहा और धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता। इंजीनियरिंग करते करते रियलाइज हुआ कि मैं गलत जगह पे बैठा हूँ। तो कुछ और है। नहीं, तब भी सपना हिम्मत ही नहीं थी इस बात की कि मैं एडमिट कर पाऊँ कि मैं थिएटर या एक्टर करना चाहता हूँ। जब मैं दिल्ली में गया तो माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड एक्चुअली वॉज अ मॉडल दिल्ली में। तो उन्होंने मॉडलिंग करते करते एक आधी बार बोला कि एक कैलेंडर शूट थी तो उसके लिए बुला लिया। और वो कैलेंडर शूट में तब रजनीश मिस्टर इंडिया बने थे या कुछ ऐसा था। एक रैंडम बॉडी बनाता था, एक रैंडम शूट किया और उसका रिस्पांस अच्छा मिल गया। तो दिमाग वहां से खराब हुआ। मतलब तब तक भी मैंने एक्टर बनना नहीं सोचा था। एक क्लिक की जरूरत होती है जो आपको मिल गया। बस फिर वो देन यू स्टार्ट मूविंग इन दो सर्कल्स और आपको रियलाइज होता है कि एक्टर बनने के लिए पहले लगता था कि आप नहीं बन सकते, हर कोई नहीं बन सकता। तो सडनली लगा मैं क्यों नहीं बन सकता। तो मैं फिर दिल्ली से काम छोड़ के बिना घर वालों को बोले, पापा मम्मी को बताया, सिर्फ किसी और को नहीं बताया, बोला मेरी बॉम्बे में जॉब लग गई और मैं बॉम्बे आ गया। तो बॉम्बे आने के बाद एक मैकडॉनल्ड्स का ऐड किया, कुछ इधर उधर किया और उसके बाद एक ड्राई स्पेल आ गया। फिर मैं कुछ लोगों से मिला और मुझे समझ आई कि एक्टर बनना ऐसे थोड़ा ना है कि मैं एक्टर बनूंगा। यू हैव टू लर्न एक्टिंग, इट्स लाइक अ मसल, इट्स लाइक अ क्राफ्ट दैट यू हैव टू लर्न। तो दिनेश ठाकुर जी जो कभी पढ़ाते नहीं है किसी को, दिनेश जी बहुत कम क्लासेस देते थे। उनका एक रैंडम, मैं पृथ्वी में बैठा था, किसी ने बोला पृथ्वी जाया करो भाई, तो पृथ्वी चला गया। वहाँ एक पोस्टर लगा हुआ था एक्टर कोचिंग व्हाटएवर। और एक ही मतलब बहुत सारे लगे थे, पता नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता था कौन क्या है। मैंने उसकी फोटो ली और उनको कॉल कर दिया। मुझे पता जेन्युइनली नहीं पता था कि दिनेश जी कितने बड़े एक्टर टीचर हैं। तो मैं उनके घर पहुंच गया। तो घर पहुंचा तब तक मेरे मुझे रहते रहते साल हो गया था, तो मेरे अपने पैसे बहुत खत्म हो गए थे बहुत हद तक। तो मैं मिलने गया, हाँ कैसे आए हो? तो मैं बोला मैं सर एक्टर बनने आया हूँ। तो उन्होंने बोला अरे एक्टर बनने आया, तुमने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तो एक्टर कैसे बनने आए हो? तो मैं बोला सर मुझे पता नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता और मुझे सबने बोला है थिएटर करो। तो मैंने आपका पोस्टर देखा और मैं आ गया। तुम मुझे जानते हो? ऐसे मैं नहीं जानता सर। बोलते हैं अच्छा तो ये फीस है, ये ऐसे है और सोचेंगे हम बता देंगे। तो ऐसे मैं तो इतनी फीस भी नहीं दे सकता, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। तो एकदम रुक गए, बोले तुम हो कौन भाई, तुम करते क्या हो, तुमने किया क्या आज तक? तो मैंने उनको अपना बताया सब कुछ। मेरे बताने के बाद उन्होंने बोला चले जाओ। मैंने वापस आते हुए पापा को फोन किया, पापा कोई दिनेश ठाकुर थे, बड़े रूड से, बड़े। मेरे पापा बोलते अरे दिनेश ठाकुर, वो दिनेश ठाकुर हैं।
बहुत बड़े एक्टर हैं, तो मुझे थोड़ा एक्साइटमेंट हुआ कि पता नहीं जवाब देंगे नहीं देंगे, पर मैं मिल के आया हूँ। नेक्स्ट डे मुझे उनका मैसेज आ गया, बेटा पैसे की चिंता मत करो। एक मतलब मुझे तब समझ नहीं आया उन्होंने मुझे क्यों एक्सेप्ट कर लिया। हम सिर्फ 5 लोग थे जिनको उन्होंने 3 महीने क्लास में ट्रेन किया, 6 महीने 7 महीने मैंने उनके साथ ऑन सेट किया, जिसमें मैंने मतलब मेरी किस्मत अच्छी है, मेरा पहली फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर है, मेरा पहला फिल्म फेस्टिवल कैन फिल्म फेस्टिवल है, जब मुझे पता नहीं था कि कैन होता क्या है। पहला टीचर दिनेश ठाकुर जी थे, पहला स्टेज जिस पे मैंने परफॉर्म किया वो पृथ्वी था। आई कैन नॉट आस्क फॉर एनीथिंग मोर इन माई पहली लाइफ। फिल्म ऑस्कर, मतलब वो तो मैं मतलब वो ना 2008 में एक वो निकला था ना, सीक्रेट की किताब आई थी, तो उसमें था कि रोज सुबह उठो और चैंट करो, जो तुमको चाहिए मिल जाएगा। तो न्यू ईयर 2008 में ऐसी बकवास में ऐसी कहने लगा कि आई विल बिकम एन ऑस्कर, मेरी फिल्म ऑस्कर जाएगी, मेरी फिल्म ऑस्कर जाएगी। मैं जनरली बोल रहा हूँ। 7-8 दिन मैंने चैंट किया और 8वें दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त मुझे याद है, मुझे टी सीरीज में एक म्यूजिक वीडियो के लिए बुलाया था, नेगेटिव रोल के लिए, सब फाइनल हो गया, मैं बाइक पे जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। इतना रोया था मैं कि लाइफ मतलब बेकार हो गई, राइट। एक चांस मिला, आप उसमें भी आप हाथ तोड़वा के बैठ गए, अब आप काम नहीं कर सकते। बट व्हाट दैट लेड टू मी वाज एक्चुअली, मैं हाथ में टाइड अप था और मेरा एक दोस्त था जो फ्रीडा का दोस्त था। फ्रीडा ऑडिशन दे रही थी तब स्लमडॉग के। तो एक बार मैं मिला, मतलब मैं हाथ टूटा था, तो मेरा दोस्त सिनेमाटोग्राफर था, शाम को मिलता था, तो हम दारू बियर पीने के लिए मिल रहे थे। तो फ्रीडा आ गई साथ में, तो फ्रीडा और मेरा दोस्त सिनेमा की बात कर रहे हैं और मुझे सिनेमा की बात नहीं करनी। मैं पूरा दिन घर पे अपना हाथ बांध के पकड़ के बैठा हूँ, मुझे बियर पीनी थी। तो मैं बैठा दोनों की बातें सुन रहा हूँ, पक रहा हूँ, सुन रहा हूँ और पक रहा हूँ। एक पॉइंट पे मैं बोला, दे भाई मैं बियर अपनी लेके मैं घर जा रहा हूँ, तुम जब खाली हो तो मिलना। कट टू, मुझे नहीं पता था फ्रीडा डैनी बॉयल की बात कर रही है, तो डैनी बॉयल कौन है या फ्रीडा क्या ट्राई कर रही है, बिल्कुल कुछ नहीं पता था। और मैं फ्रीडा को पहली दूसरी बारी मिला था, मैं ऐसे मिलते थे और मेरे दोस्त की फ्रेंड थी तो मिलते थे। लवलीन टंडन का कॉल आया एक दिन, एक किसी ने बोला कि मैंने तुम्हारा किसी नंबर लिया और हमको एक रोल के लिए एक लड़का चाहिए, यहाँ इंग्लिश बोलने वाले मैक्सिमम एक्टर्स खत्म हो गए हैं, तो मुझे किसी ने बोला तुम इंग्लिश बोल लेते हो। तो मैंने हाँ, मुझे पैसे चाहिए थे। तब मैं बोला कितने पैसे देंगे, कितने पैसे देंगे। तो लवलीन बोलती है दिस अमाउंट फॉर हाफ अ डे शूट। मुझे लगा वेरी गुड, कुछ पैसा है और कुछ इंग्लिश फॉरेन फिल्म में किसी को पता नहीं चलेगा, तो कर लो साइड पे क्या है। पर नीचे नीचे आते आते ना मुझे वहम आया कि तुम तो यहाँ हीरो बनने आए हो, लिटरली हीरो बनने आए हो, तो तुमको तो यश जी लॉन्च करेंगे, तुम सुंदर हो, तुमने बॉडी बना रखी है। तब एक अपना घमंड गुरूर होता था अलग। तो मैंने कॉल किया, नीचे आते ही मैंने कॉल किया, आई सेड आई एम सॉरी, आई कैन नॉट डू दिस। तो मुझे बोलते क्या बात है क्या, क्योंकि वो बहुत परेशान थी कास्टिंग में। लवलीन बोल रही क्या परेशानी है, पैसा चाहिए डबल कर लो। अब मुझे जनरली पैसा तो चाहिए ही था, तो मैं फिर भी चुप रहा, सोच रहा था क्या बोलूँ। तो उनको लगा इसको कोई और परेशानी, से मिला ऐसा है कल डायरेक्टर सबसे मिल रहा है, तुम बस वहाँ पे आ जाओ एक बार, वहाँ आके ना कर देना चाहे। तो मैं चला गया। तब मैंने एक चीज़ सीखी थी किसी से, आई थिंक रमेश तौरानी जी ने, किसी ने बोला था मुझे, शायद रमेश तौरानी जी थे, कि कभी कोई तुमको चाय पूछे ना तो मना मत करना। तो मैं वहाँ गया, डैनी सर आए और उन्होंने सबसे एक लाइन बोलने को कहा, मुझे मेरी लाइन भी भूल गई थी। तो से योर लाइन, आई सेड ओह आई फॉरगॉट माय लाइन। तो सर ओके डोंट वरी। बाकी सब से उससे पूछा एनीबॉडी विल हैव एनीथिंग, एवरी बॉय सेड नो सर एंड वेंट आउट एंड ही सेड वुड यू हैव समथिंग, आई सेड आई विल हैव अ कप ऑफ टी। तो डैनी बोला अरे डोंट वरी वेट, और डैनी खुद जैसे अपने लिए चाय बना रहे थे, मेरे लिए चाय बनाने लग गए, एंड दैट गिव मी सम टाइम। सो ही केम बैक सेइंग आई एम डैनी बॉयल। मेरे माइंड में वो डॉट कनेक्ट हुआ, मतलब ओह इनके सिनेमा के बारे में तो मैंने कुछ सुना हुआ है, एंड I hope he doesn't watch this ever. I said a few things about a cinema which were bang on, but I had not seen that cinema at that time. It was a fluke from my end. And Danny said, how do you know about my cinema and this and that? Have you seen my films? I was like, some of them. So he's like, I said, तो चाय वाई हुई? तो I said, I remember my line. Shall I say it? He's like, oh, you will do it. जाओ. इस तरह मुझे स्लमडॉग मिली, और मुझे पता भी नहीं था मुझे एक लाइन का पार्ट जो करना है वो देव पटेल के साथ होगा। मैं वहाँ सेट पे भी गया, डैनी सर को मैं याद था, एंड स्लमडॉग चेंज माय लाइफ। लिटरली आई वेंट टू कायरो फिल्म फेस्टिवल। लकी होते हैं जिन्हें पहला ब्रेक ही ऐसा मिल जाता है जो काफी यादगार भी बन जाता है। I mean, आप उसी में से नहीं मैं थोड़ा सा लक में पीछे हूँ, क्योंकि मैं चैंट कर रहा था 8 दिन की मुझे मेरी फिल्म ऑस्कर जाए, मुझे चैंट करना चाहिए था मैं ऑस्कर जाऊँ। तो एक्चुअली एक तरह से सीक्रेट मेरे लिए वर्क किया। आई साइंड अ फिल्म दैट वेंट टू ऑस्कर एंड ब्रोक रिकॉर्ड्स दैट ईयर। 8 ऑस्कर मिले, और उसके बाद उन्होंने बोला कि जो कोई भी कैन फिल्म फेस्टिवल आना चाहता है जो स्लमडॉग में जिसका स्पीकिंग पार्ट है, दिल गेट अ फ्री पास। मुझे तो सच में पता भी नहीं था कैन फिल्म फेस्टिवल क्या है। मैंने रैंडम फेसबुक पे रैंड मार दी, कैन का इन्विटेशन है मैं जा नहीं पा रहा हूँ। It's another story how I got invited to Paris. I stayed in Paris for 45 days and I went to Cannes. So in a way, I am lucky, but in a way, I'm just always short of my dreams. Something is little less.
बहुत इंटरेस्टिंग आपकी कहानी, जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये जो कहते हैं ना सपनों की नगरी मुंबई, तो यहाँ की जर्नी कैसी रही? किस तरह से आपको सरवाइव करना पड़ा? फैमिली तो आपकी यहाँ थी नहीं, अकेले रहना था, सरवाइव तो करना ही था। तो कैसे आपने सरवाइव किया इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए अपने आप को? शुरू में तो मैं जैसे थिएटर कर रहा था, और थिएटर में तो बहुत पैसे नहीं होते, प्लस मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में मैं काम करता था। मैंने जो काम किया था, कुछ ग्रेचुटी थी, कुछ सेविंग्स थी, बट यू नो आई वाज डिपेंडेंट ऑन माय फादर वाज सेंडिंग मनी। एंड एक पॉइंट आया जहाँ पे मेरी मम्मी ने बोला कि ये वापस नहीं आएगा, ये किसी हाथ में काबू नहीं आएगा, ये गलत रास्ते पे चला गया एक्टर बनने के, इसको पैसे भेजने बंद कर दो। आई रिमेंबर दैट, यू नो, आई वाज स्टेइंग विद द, पहले जब पैसे बंद हुए तो मैं बोला वापस तो मैं नहीं आऊँगा, आप जो मर्जी करवा लो, बॉम्बे तो मैं नहीं छोड़ूंगा अब। तो मम्मी मेरी बोलती थी हाँ, जब 4 दिन भागना पड़ेगा ना, क्लब नहीं जाएगा, कुछ नहीं करेगा, तो वापस आ जाएगा। Then I moved in with a friend of mine, जो मोगा से मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड था, उसके साथ रहा थोड़ा टाइम। Then I moved with another friend, और धीरे धीरे पैसे सब खत्म हो रहे थे, सब तरह से खत्म हो रहे थे। और पापा ने बंद कर दिया पैसे भेजना? हाँ, उन्होंने 1 साल बिल्कुल बंद कर दिया। तो पापा ने पैसे देने बंद कर दिया, और 1 साल निकल गया। And then I realized to live in Bombay, you have to do something. Right. And at that time, I had gone to Cannes once, I'd come back, I had some connections, and there was a producer who'd come down from Berlin. She was researching farmer suicides in India. और उन्होंने एक स्क्रिप्ट देखी और उन्होंने मुझे ऑफर की कि तुम इसमें रोल करोगे? तो मैंने बोला हाँ मैं करूँगा। और उन्होंने बोला लेकिन तुमको कोई रोल करने नहीं देगा, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट अनलेस यू ओन द स्क्रिप्ट। एंड शी वांटेड टू ओपन अ कंपनी इन इंडिया, एंड दैट्स हाउ मी, अनदर फ्रेंड ऑफ माइन एंड हर, वी ओपन बॉम्बे बर्लिन फिल्म प्रोडक्शंस। एंड उसको खोलने के साथ ही एक फिल्म आई प्राग, जिसमें चंदन थे। मैं प्राग में साइन हुआ, मैंने प्राग में एक्ट किया। प्राग के बाद मुझे फगली मिल गई। फगली में भी मुझे याद है मेरे से पहले 8 लोग थे, मतलब आदित्य के रोल के लिए। और फगली एक्चुअली होने वाली थी रणदीप सर के साथ, रणदीप हुडा सर वाज साइंड अप फॉर फगली, एंड मुझे कबीर सर ने बुलाया था एक साइड किक के पार्ट के लिए, जो मतलब एक छोटा सा पार्ट था। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा अरे एक रोल के लिए रणदीप है, एक रोल के लिए और दूसरे एक्टर थे, और तीसरा रोल खाली है, उसके लिए नया लड़का ले रहे हैं। तो मैंने कबीर सर को बोला कि मैं उसके लिए ऑडिशन करूँगा। तो कबीर सर ऐसे देखा, बोले तेरा दिमाग खराब है, यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, जो रोल मैं दे रहा हूँ ना फिर वो रोल कर, तेरी लाइफ चमक जाएगी। तो नहीं करूँगा, मैं आदित्य का रोल करूँगा। ये बोल के मुझे याद है 2010 या 11 में मैं चला गया वहाँ से। कट टू 2013, मुझे कॉल आता है कबीर सर के ऑफिस से कि एक रोल है, करेगा? तो मैं बोला मेरे तो बैक में बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बेड पे हूँ। बोले जैसे मर्जी दवाई खा के आके ऑडिशन करके चला जा। आई गो एंड आई ऑडिशन, एंड इट इज़ द रोल ऑफ आदित्य। That ways I feel blessed. I manifest things in my life very somehow I just have blessings. मैं जब आदित्य का रोल पढ़ा और जब मैंने वहाँ ऑडिशन देने के बाद मुझे पता था बहुत बेकार ऑडिशन दिया, और मेरी ऑडिशन तो अच्छी होती ही नहीं है। मैं ऑडिशन तो शॉर्टलिस्ट होकर रह जाता हूँ, कभी क्लियर ही नहीं कर पाया हूँ somehow ऑडिशन। शॉर्टलिस्ट बोला तुम 100% नहीं दे पाए ऑडिशन में, बैक पेन था तुम्हारा, गया ये रोल। I don't know what happened when Kabir showed the audition to Ashwini Yadi had said that this is Aditya. And when I went to start my rehearsals, Kiara, Mohit, Vijinder, Mancha were already rehearsing. I was a late entry. लेकिन आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था सिंग इज ब्लिंग, आई थिंक। अक्षय कुमार के साथ जो आपने फिल्म किए थे सिंग इज ब्लिंग, तो कौन सी फिल्म थी जो टर्निंग पॉइंट थी आपके लिए? I mean, हर फिल्म ने बहुत कुछ दिया है, हर रोल ने, चाहे वो छोटा रोल था चाहे बड़ा रोल था। सिंग इज ब्लिंग में मेरा बेस्ट पार्ट ये था कि एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग जो थी फगली में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हमको मतलब मैंने जब प्राग की थी, वी वर शूटिंग ऑन कैनन 5D, लाइट नहीं होती थी, तो हम नेचुरल लाइट में शूट करते थे, और सिंगल कैमरा था। वो आपको फॉलो कर रहा है, आपको सेट कर रहा है, इंडी वे में शूट हुई थी। इट्स अ वेरी एक्सपेरिमेंटल ब्यूटीफुल फिल्म। और जब मैं फगली के सेट पे आया तो 2 कैमरा लगे होते थे, मतलब मेरी सेकंड फिल्म थी पर बाकी सबकी फर्स्ट थी, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा गाली पड़ती थी। तो कबीर बोले थे यहाँ कैमरा, तो अपनी मूवमेंट करो, और मूवमेंट करते थे तो हम एक दूसरे को कवर कर देते थे। और फिर कबीर के पास हॉकी लेके आओ, तुम किसी को डबल कैमरा सेटअप नहीं आता, एंड देन कबीर विल टीच अस बिकॉज़ ही वाज एन एक्टर हिमसेल्फ, ऐसे मूव करो, ये करो, वो करो। वहाँ से मैंने सीखा, उसका बेनिफिट मुझे सिंग इज ब्लिंग में मिला, बट सिंग इज ब्लिंग में मैं अक्षय सर के साथ काम कर रहा था, तो मुझे फर्स्ट हैंड कॉमेडी सीखने को मिली, मुझे फर्स्ट हैंड डिसिप्लिन देखने को मिला एक एक्टर का, मुझे फर्स्ट हैंड देखने को मिला कि इतने बड़े स्टारडम के साथ आप डाउन टू अर्थ हो तो क्या वैल्यू लाते हो आप सेट पे। अच्छा, अक्षय कुमार के साथ आपने काम किया है, उनके बारे में बहुत सुना है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो, अपने शूट को लेकर मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं, यहाँ तक कि जो बाकी आर्टिस्ट रहते हैं उसको भी बुला लेते हैं, खाने को लेकर बहुत ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट डाइट पर रहते हैं। तो किस तरह का माहौल था? क्या वो 5 बजे पहुंच जाते थे सेट पर, आप लोग को भी आ जाना पड़ता था नींद खराब करके? ये तो सच्ची बात है, अक्षय सर 4 साढ़े 4 जिम पहुंच जाते हैं। तो हम
सिंगिंग स्प्रिंग पे मैं बहुत इस बात पे डरा रहता था कि एक दिन बोलेंगे कल 4:30 बजे जिम आ जाओ। मैं बोलता था यार ये ना कर लें बस, क्योंकि मुझसे तो सुबह नहीं उठा जाता इतनी जल्दी। बट उनका डिसिप्लिन है, आई थिंक उनके कारण हम लोग सब, विच इज़ वेरी गुड। 6-6:30 हम रेडी होते थे, 7 बजे शॉट लगता था, एंड बाय 5 or 6 विल रैप अप मोस्ट ऑफ द थिंग्स। सर लेट शूट तभी करते हैं जब एक सीन का रिक्वायरमेंट होता है, वो 6 बजे रैप कर देते हैं। एंड ही इज़ वेरी गुड विद हिज डाइट। He does not, like, it's not a myth that he doesn't drink. He does not drink. He's not into any habit that you can, but he's generally a very happy, content man. I mean, he's a superstar. तो उनमें कुछ वो वैसा है नहीं कि you know, like, बहुत बड़ा एटीट्यूड और 15 लोग खड़े हुए नहीं हो। He's a very nice man and he's very helpful. He's, कहना नहीं चाहिए बट एक जेन्युइन सी बात है कि मैं, वो मेरे लिए को एक्टर हो जाते थे कभी कभी, जो बहुत बड़ी बात थी कि बोलने के लिए ये नहीं हो रहा है, चला साइड पे प्रैक्टिस करके आए। आई रिमेंबर जो ओपनिंग शॉट था उसमें ही वाज सपोज्ड टू स्लैप मी। अब मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो शॉट हुआ और यहाँ आके रुक गए, तो सब सेट पे देख रहे हैं, तो मुझे बोलते हैं मूव कर। तो मैं बोला आप हाथ तो पास लाओ। तो बोले मेरा हाथ पास आ गया तो तेरा दांत निकल जाएंगे तेरे। तो बोला लेकिन मुझे कुछ तो टच करोगे ना, मतलब आई एम यूज्ड टू दैट इम्पैटस मिले तो मैं एक्शन करूँ। बोले ये सिनेमा है, थिएटर नहीं है तेरा, चल साइड पे आ। और मुझे साइड पे ले जाके, पीछे एक मेक एंड शिफ्ट वो सेट बना हुआ था, वहां ले जाके 5 बार प्रैक्टिस किया, वापस आके एक टेक में शॉट हो गया। सो प्रभु सर वाज गेटिंग लिटिल एंग्री एट मी कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर्ली। ऑफ कोर्स पहला दिन भी था मेरा, और वो समझना चाहते थे कि किस लेवल का एक्टर है, क्या कर रहा है। तो अक्षय सर साइड पे ले गए, उन्होंने मतलब प्रैक्टिस करवाई और एक ही शॉट में हो गया। पर मैं देखता था उनका फिटनेस लेवल भी बहुत अलग है, बहुत अलग है। जैसे कभी मैं सर के साथ बैठा हूँ और सर आके बैठ गए हैं लाउंज चेयर पे, तो एक तो आप तो ऐसे ही कॉन्शियस हो जाते हो, अक्षय सर साथ आ गए हैं, बट ही इज प्रोबेबली रीडिंग और डूइंग समथिंग ऑन फोन, और सडनली आप किताब पढ़ते पढ़ते देखते हो, आपको लगता है गए, और आप ऐसे आराम से लाउंज करते हो, तो आप पीछे देखते हो तो हेड स्टैंड कर रहे हैं। एकदम गिर जाता है इंसान, पीछे अपना हेड स्टैंड कर रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। ही इज वेरी फिट, ही इज अ थॉरो जेंटलमैन, ही इज फन टू बी विद। तो अपने टाइम को लेकर काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल रहते, तो आप लोग को ये पहुंचना पड़ता था 4 o'clock 4:30 मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग आप लोग को ही बुला लेते थे? नहीं हमको मतलब ऐसा नहीं उन्होंने कभी किया कि हमको जिम के लिए तंग किया हो कि 4:30 बुला लें, बट ऑफ कोर्स हमारे सेट के टाइमिंग्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। बाय 6 o'clock विल बी एट द सेट, एंड आई थिंक आई लाइक दैट। सुबह जो काम शुरू हो जाता है बहुत अच्छा शुरू हो जाता है, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बुला के बिठा लिया गया है, ऐसा उस प्रोडक्शन हाउस नहीं था ग्रीटिंग गुड। अगर आपका लेट है तो आपको लेट के हिसाब से देख लेते थे, बट अगर आपका शॉर्ट है और आपको बुलाया तो सारी शूटिंग बहुत प्रॉपर्ली होती थी। we all love प्रभु सर, you know, it's a treat to work with him. उनका एक्चुअली उनका कॉमेडी स्टाइल बहुत डिफरेंट है। हम जो इधर से कॉमेडी करते हैं, नॉर्थ और साउथ की कॉमेडी में मैंने एक चीज़ देखी है, दैट what we do is situational comedy. How in a situation you will laugh but I will not. I'm in a bad situation, you know, so I have to be serious and crying or whatever, you will laugh. But in South comedy there is a lot of impetus on the actions also. ये चम्मच यहाँ से उठा के इधर कर दिया, इसको इधर क्यों नहीं किया, उसमें कॉमेडी कर लेते हैं वो। All of that Prabhu sir was so clear in his mind that he was not, I don't think he was as fluent in the language that we were talking in Punjabi, And Hindi, that we he's were a very doing. good dancer. आप लोग को सिखाते थे कि नहीं कुछ सेट पे? मैंने प्रभु सर के सेट पे जाने से पहले, because I love Shahid also. Shahid is a great actor and a wonderful dancer, and I really look up to him as an actor. And मैंने वो साड़ी के फॉल सा मैच किया रे, सीखा था, कभी तोड़ दिया दिल। मैंने सीखा था, तो मुझे था कभी मौका मिलेगा तो मैं प्रभु सर को करके दिखाऊंगा। बट सेट पे नहीं सेट पे तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कभी प्रभु सर को मोर देन गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर बोलने से। बट यू नो व्हेन यू वर्क विद लेजेंड्स लाइक प्रभु सर, जिनके सॉन्ग्स पे हम बड़े हुए हैं, एंड यू नो ही इज सच अ सेंसेशन, व्हेन यू वर्क विद समबडी लाइक दैट। एक बहुत फेमस सॉन्ग था मुकाबला, still my favorite, जो आज भी मतलब सुनते हैं लोग। उनका मतलब I don't know how much of people also value him. वो जो था ना, वो जो एक सॉन्ग था काजोल के साथ, कौन था उसमें? चंदा रे, दोनों एक्टर्स हैं, प्रभु सर भी हैं और वो भी हैं। अच्छा हाँ, he's done such a good job in that also. Right. Yeah. I mean I think he's a wonderful actor and wonderful dancer also, and he's a great director. अक्षय सर की फिल्म है उनके साथ जो पहली थी, which was the first collaboration, मेरी फेवरेट फिल्म जो है ना वो आज तक अक्षय सर की, वो राउडी राठौर है, more than देसी बॉयज, more than anything. हेरा फेरी, you know, I think हेरा फेरी is a masterpiece. It's a masterclass in acting also. If you see हेरा फेरी for comedy, I think comedy सबसे difficult होता है और इसी बात के लिए अक्षय सर सबसे बड़े एक्टर होने चाहिए हमारी कंट्री के, क्योंकि कॉमेडी में वो बेस्ट हैं।
आरफी जी, आपसे जानना ये भी चाहेंगे कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत लोगों का रोलर कोस्टर रहता है, काफ़ी अप्स डाउन रहते हैं, आपके साथ कैसा रहा? बहुत इजी रहा आपके लिए रास्ते या फिर बहुत टफ रहा? आई मीन मैं व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री मेरे पास कोई पर्सपेक्टिव नहीं था. देयर वाज नथिंग दैट आई कुड कंपेयर माय सेल्फ टू. ऐसा नहीं है कि घर में से कोई एक्टर था या मेरे आसपास कोई एक्टर्स थे या मैं उस फैमिली में से था तो टू जज कि इतने टाइम में इतना हो जाता है और आप ऐसा करते हो. आई हैव चार्टेड माय ओन कोर्स एंड आई लिटरली, बिकॉज आई डोंट हैव अ रेफरेंस पॉइंट, आई फील आई एम डूइंग फाइन. दिस इज माय जर्नी एंड माय वे. बीच बीच में जब शुरू में हम स्पेशली जब फगली में लॉन्च हुए थे तो एक अलग तरह की होप थी दैट ओ वी विल बी ऑन पोस्टर्स एंड विल डू एवरी बिग फिल्म एंड ऑल. बट वो नहीं भी हुआ तो आई वॉज फाइन, यू नो, बिकॉज आई वॉज प्रोड्यूसिंग ऑल्सो ऑन द वे. एंड धीरे धीरे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि ऑफकोर्स एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव, बट आई लव फिल्म मेकिंग, आई लव द वर्ल्ड ऑफ फिल्म एज मच, यू नो, एंड आई एम ग्लैड दैट आई कुड प्रोड्यूस ऑल्सो. I can value the craft of filmmaking, the process of filmmaking, and the emotion, the energy, the effort that goes behind it much more. So, I mean, I don't know, roller coaster ही है और roller coaster ही होना चाहिए, नहीं तो आपका पैशन कैसे है? मतलब अगर सब कुछ आसानी से टक टक होता है तो मज़ा कहाँ आएगा? कहानियाँ कहाँ से आएंगी? हमेशा नेपोटिज्म पे बहुत सारे सवाल होते हैं, आप इसे किस नज़र से देखते हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो नेपोटिज्म वर्ड है, मतलब देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मतलब इट्स जिसे स्टार किड्स होते हैं उन्हें कहते हैं ना एक हाँ, गोल्डन मतलब प्लेट में unfair सारी है. चीजें करके दे दी जाती नहीं, हैं. एक चीज छोटी सी अनफेयर है. जैसे इफ यू आर अ स्टार किड तो अगर आपने एक फिल्म में अच्छा काम नहीं किया है तो आपको दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी, पांचवी मिलेगी. आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन एक चीज नेटवर्क है देखा आपके पास. गोल्डन स्पून में उन्हें दे दिया जाता है, लेकिन बट आउटसाइडर के लिए काफी टफ हो जाता है. बट वो मतलब आई डू नॉट नो हाउ टू से दिस, यू नो. आई फील दैट, यू नो, इट्स लाइक it's also like, you know, some people are very talented. इट्स अनफेयर और नॉट? It is, but I don't know how you compare it, you know, like if you ask me on the contrary कि मुझे इतने सारे chances मिलेंगे, शायद नहीं मिलेंगे, पर अगर मुझे उतने सारे chances नहीं मिलेंगे तो मैं उतना ज़्यादा एफर्ट मारूंगा, मैं उतना बेटर एक्टर बनूंगा, मैं उतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में हिम्मत करूँगा, मैं कभी भी लेजी नहीं हो पाऊंगा. एंड माई ड्रीम्स एंड माई जर्नी विल बी वेरी डिफरेंट, यू नो. आई हाउ टू पुट दिस, यू नो, give me, if I'm a bad actor, give me any day, give me 5-7 continuous chances to act in front of camera, I'll learn. And if I still can't learn, there are some who still don't learn, then you will fall. At the end of the day, cinema is a pure craft. art है तो art में तो अगर आप 15 बार करके भी सीख पाते हो अच्छी बात है, और अगर मैं एक बार गिर के सीख के भी चल रहा हूँ तो भी अच्छी बात है. जर्नी को मैं मतलब वैसे कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, मैं इस बात से कंपेयर करना चाहूँगा how good I was from the last time I faced camera. और मैं बहुत, मेरे को इस बात का कॉम्प्लेक्स बहुत रहता है कि इस बात का कॉम्प्लेक्स कभी नहीं रहता कि मैं एक स्टार किड नहीं हूँ. इस बात का कॉम्प्लेक्स रहता है कि मैं एक फिल्म स्कूल से नहीं हूँ. तो मैंने इंटरनेशनली बहुत ट्रेनिंग ली है, मैंने इंडिया से बहुत ट्रेनिंग ली है, और मुझे हर बार इस बात का कॉम्प्लेक्स रहता है मैं कैमरा के आगे जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस वन थिंग दैट इज आवर लवर, फ्रेंड, फॉर एवरीथिंग, यू नो. सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ सो मच, एंड I'd rather focus on that than, you know, other issues. और फिर तो मतलब I don't want to justify this, but शायद अगर एक तरह से मेरे पापा का काम है तो मुझे मिल जाता है, यू नो. वो एक अजीब सा सिस्टम है, हम कहीं भी उसमें क्वालिफिकेशन तो डालते नहीं है पर्सनल चीज़ों में. हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फेयर हो तो शायद थोड़े बेटर चांसेस हों, पर फिर ऐसा भी लगता है कि मतलब अपना अगर काम आपका सही होगा तो आप शाइन कर जाओगे. अपने काम पे फोकस कर लो तो बहुत बेटर है. अगर हम इस तरफ देखने जाएंगे, वो सेम चीज़, या तो चिड़िया की आंख देख लो या फिर पत्ते बहुत सारे हैं देखने को, यू नो. द वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल. कहीं पे भी या तो अपनी सक्सेस की तरफ देख लो या फिर एक्सक्यूजेस पे देख लो, वो हज़ार हैं, वो तो कभी खत्म ही नहीं होंगे. निकलवा लिया लेकिन फिर भी आपने मुझसे ना चाहते हुए बहुत आपने एकदम डिप्लोमेटिक दिया. नहीं, मैंने तो बहुत फ्रैंकली बताया, सब कुछ बहुत फ्रैंकली बताया. नहीं लंबा करके फ्रैंकली. इसमें थोड़ा सा आप नहीं बताना भी है, नहीं भी बताना है. नहीं, बता दिया है, बिल्कुल बता दिया है. अगर आपको कुछ इंडस्ट्री में चेंज करना हो एज अ आर्टिस्ट, कुछ चीज़ें होती हैं हमें नहीं पसंद होती हैं, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती है, सोचते हैं कि अगर ये हमारे हाथ में होता तो मैं पूरी तरह से इसे बदल देता, तो आप क्या चेंज करना चाहेंगे? मैं मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है. हम आज की डेट में भी इस बात पे नहीं जाते कि कौन सी फिल्म कितनी अच्छी है, उसको कितना पुश दिया जाए ताकि वो आगे निकल जाए. जैसे अगर लापता लेडीज़ आमिर सर बैक नहीं करते तो शायद वो इतनी बड़ी हिट नहीं होती. वो इंडिपेंडेंट फिल्म वैसे ही निकल जाती. बट अगर राइट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बैकिंग मिली तो लापता लेडीज सबने देखी. मुझे ये लगता है कि फिल्मों को मेरिट के बेस पे जज करना चाहिए. कोई एक बॉडी आनी चाहिए जहाँ पे
हम इसके बियॉन्ड जाएं। अभी क्या है कि इफ आई एम अ सडन प्रोडक्शन हाउस एंड आई हैव द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद मी, मैं एवरेज फिल्म बना के भी उस फिल्म को 5000 स्क्रीन पे डिस्ट्रीब्यूट करके आपके घर के पास जब आप 9 बजे फिल्म देखने जाना चाहते हो वो स्क्रीन अवेलेबल है तो आप देखाओगे। मैं उस तरह से चल रहा हूँ, रादर देन एक अच्छी फिल्म जो स्क्रीन्स के लिए स्ट्रगल करती है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्ट्रगल करती है, उस चीज़ को अगर कभी बदल पाए हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा, बहुत बेटर टैलेंट आएगा, सबको एक फेयरनेस लगेगी, एवरीबडी विल हैव एन इक्वल स्किन इन द गेम एंड इक्वल फाइट। बट डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ही है जैसे है, सदियों से ऐसे है, तो अब क्या ही बोलेंगे।